Good morning, dear students. Hope you will be fine. How are you? Let's start history class. In history class, as you know that medieval India is going on, and this medieval India, there was a big topic called Delhi Sultanate. सुल्तान शब्द से सुल्तनत होता है, जो घिस करके लोग इसे सल्तनत कहते हैं, जबकि स्पेलिंग में SULTANATE सल्तनत पढ़ने में, लेकिन ये क्या है? सुल्तनत, शुद्ध अरबी भाषा में। कोई हर्ज नहीं है, तो दिल्ली सल्तनत बोलिए या दिल्ली सुल्तनत एक ही बात है। तो दिल्ली सल्तनत है हमारे पास आज का टॉपिक, जो लगभग 320 वर्षों की कहानी है। और ये 320 वर्ष का आरंभ होता है 24 जून 1206 को, और आखिरी पल इसका होता है पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। इस तरह से कुल मिलाकर के 320 वर्षों के इतिहास में दिल्ली को मुख्य रूप से राजधानी बना करके 5 वंशों के सुल्तानों ने, लगभग 25 सुल्तानों ने शासन किया। उनमें से जो पहला वंश था, जिसको हम लोग कह देते हैं गुलाम वंश, यानी कि मामलक वंश, यानी कि दास वंश, दास डायनेस्टी, जिसे स्लेव कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी, उसने लगभग कितने साल शासन किया? 1206 से 1290, अर्थात 84 ईयर्स रूल किया। इस 84 ईयर्स में कितने शासक हुए, ये जानना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक शासन करता है। उसका दूसरे नंबर पे है आराम शाह, और आराम शाह ज़्यादा तो नहीं, पर 7-8 महीने का शासन में वो रहा, पर उसे बहुत जल्दी अपदस्थ कर दिया गया, जो एक नाबालिग था, माइनर था। तीसरे नंबर पे आता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो है, ये अच्छा लंबा शासन करता है, 1211 से लेकर के 1236। 1236 में गद्दी पर आ जाता है इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज। बस चंद महीने का शासन उसका रहा, 4-5 महीने का, पर बहुत जल्दी उसकी सिस्टर इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बेगम गद्दी पर आती है। रजिया बेगम का सत्ता का समय है 1236 से 1240, 4 वर्ष, 4.5 वर्ष का। उसके बाद उसका फिर एक भाई है मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो 1240 से 1242 तक शासन करता है, लगभग 2-2.5 वर्ष। फिर आता है उसका रजिया का दूसरा भाई, यानी इल्तुतमिश का अगला बेटा, जिसका नाम है अलाउद्दीन मशहूद शाह। ये 1242 से 1246 तक शासन करता है। उसके बाद आता है इल्तुतमिश का फिर एक बेटा, जो बलबन का दामाद भी है, जिसका नाम है आपका नासरुद्दीन महमूद। तो नासरुद्दीन महमूद का शासन 1246 से 1265 तक चलता है, जिसके समय में बलबन एक बड़े ऊंचे ओहदे पर आकर के लगभग पावर ऑफ अटर्नी अपने ही पास रखा है। देखा जाए तो प्रैक्टिकली वही रूलर दिखाई देता है, पर सिद्धांतिक तौर पर जो मालूम हुआ, नासरुद्दीन महमूद शासक है। उसके बाद बलबन, जिसका एक्चुअल नाम गियासुद्दीन बलबन है, गद्दी पर आ जाता है। उसे बहाउद्दीन भी कहा गया है। तो गियासुद्दीन बलबन का जो समय है 1265 से 1286 संपूर्ण। अगर 1265 कहीं नहीं दिखाता तो 1266 दिखाता है, और 1287 दिखा देता है। तो यह है बलबन। और बलबन के बाद जो आखिरी है बलबन का पोता, यानी ग्रैंड सन, यानी समझ गए होंगे पौत्र, जिसका नाम है कैकुबाद। उसी को कै खुशरव कहते हैं। कैकुबाद ही कै खुशरव है, या उसी को कहते हैं खुशरव शाह। याद रखिएगा, कैकुबाद यानी कै खुशरव जो है 1287 से 1290 अंतिम दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का शासक है। इस तरह से आप काउंट करिए, प्लीज काउंट करिए, ठीक है, काउंट करिए। ऐबक, आरामसा, इल्तुतमिश,
रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया बेगम, 5 को इधर कर दीजिए। अब रजिया बेगम के याद आया क्या? मुइजुद्दीन बहराम शाह। उसके बाद कौन आया? अहमद शाह मशहूद या अहमद मशहूद शाह। उसके बाद कौन आया? नासरुद्दीन फिरोज आया, नासरुद्दीन अहमद ये आया। उसके बाद कौन आया? बलवन। और उसके बाद कौन आया? कैकुशर। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। तो 10 इसके पास है। पॉइंट क्लियर? ये ध्यान में रखना है। क्लियर? चलो, तो अब हम इसको एक बार पॉइंट आउट करवा देते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग रहे और याद रहे। ठीक है ना? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पांचों जो है 5 डायनेस्टीज, उसकी बात करें। मामलक वंश डायनेस्टी 1206 से 1290, और इसमें देखेंगे फाउंडर की बात होगी। फाउंडर कौन होगा? आपको ही मालूम है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कब से कब है? 1206 से 1210 पर। ठीक, चलिए। लास्ट कौन है? इससे कोई लेना देना उतना नहीं है, लेकिन चलिए। अब अगला आता है, पहला हो गया, दूसरा, इसका नाम है खलजी। खलजी वंश को ही आप डायनेस्टी कह लीजिए, और इसका समय 1290 से 1316, और इसका समय निकल के कितना आता है? तो लगभग कितने साल? 30 ईयर्स। ये याद रखिए। फिर फाउंडर की बात आएगी कि इसका फाउंडर कौन है। तो इसका फाउंडर आपका कौन आ गया बेटा? सलाहुद्दीन फिरोज खलजी। जलालुद्दीन फिरोज खलजी जो है वो, उसका समय क्या है? तो 1290 से 1296। जो तीसरा है बेटा, तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है, देखते हैं कब से कब रूल करता है। इसका रूलिंग पीरियड जो है 1320 एडी से 1414 एडी। ठीक है, और ये जो है कुल मिलाकर अगर इसका वर्ष देखें तो 1320 से 1400 यानी 94 वर्ष। लॉन्गेस्ट 30 ईयर्स इसका है, यानी शॉर्टेस्ट। ये भी याद रखना। ठीक है, अब इसका फाउंडर कौन है? गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो लगभग 1320 से 1325 रूल करता है। अब आइए चौथे नंबर पे सैयद वंश। और सैयद वंश का समय देखें तो 1414 एडी से 1451 एडी, लगभग 37 वर्ष का शासन है। फाउंडर की बात होती है, हम बोलेंगे खिज्र खान सैयद। ठीक है, जो 1414 से 1421 तक शासन करता है। एंड द फाइनल फिफ्थ, दैट्स कॉल्ड लोधी वंश। इसी को
फर्स्ट अफगान वंश भी कहते हैं बेटा, जिसका टाइमिंग 1451 से 1526, लगभग बेटा 75 वर्ष है। और इसका जो फाउंडर हुआ वो हो गया बहलोल लोधी, जिसने 1451 से 1489 यानी 39 ईयर्स लॉन्गेस्ट शासन रहा। एंड द लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोधी, दिख रहा है ना बेटा, हाँ, इब्राहिम लोधी, इसका समय 1517 से 1526 रहा। ठीक है, ये बेटा आपका है, जरा इसको गौर फरमा लीजिए। मैं एक बार उच्चारित कर देता हूं बेटा। जीएस फाउंडेशन हिस्ट्री क्लास है, मिडाइवल इंडिया है, और मिडाइवल इंडिया में हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सुल्तानत। 1206 याद होगा, 24 जून को सेटअप हुआ था और 21 अप्रैल 1526 तक पानीपत के पहले युद्ध तक चला। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज का जिक्र है। पहला जो डायनेस्टी है मामलुक वंश डायनेस्टी कह लीजिए, 1206 से 1290, और आप देख लीजिए ये कितने साल है, 84 ईयर्स है। तो इसका जो सिस्टम देख रहे हैं 84 ईयर्स है, 84 ईयर्स। फाउंडर जो है मामलक वंश का यानी गुलाम वंश का वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 शासन किया। ठीक है, तो ये फाउंडर है। अब आ जाइए खिलजी वंश 1290 से 1316, सॉरी 1316 क्यों देंगे, 1320 है, आई एम सॉरी बेटा, हाँ 1290 से 1320, 30 ईयर्स शॉर्टेस्ट पीरियड है दिया। इसका फाउंडर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 1290 से 96 शासन किया। और इस जलालुद्दीन को आपने देखा होगा पद्मावत पिक्चर में, रणबीर कपूर का जो ससुर है, नहीं, जो कहता है कब तक हम इनके झंडे उठाते रहेंगे, समय आ गया है खिलजी साम्राज्य कायम किया जाए। अब है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414, लगभग 94 ईयर्स है, जो लॉन्गेस्ट है। पांचों डायनेस्टी में लॉन्गेस्ट रूलिंग यही है, पांचों डायनेस्टी में शॉर्टेस्ट रूलिंग 30 ईयर्स खिलजी का है। 4th नंबर पे आया सैयद वंश बेटा, 1414 से 1451, 37 वर्ष का लगभग शासन है, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसमें जो है फाउंडर जो है खिज्र खान सैयद, जो 1414 से 1421 तक शासन किया। और याद रखें खिज्र खान एक हिजरा इंच था, यानी आप इसे ट्रांसजेंडर कहिए जो भी कहिए, हिजरा था लेकिन ग्लैडिएटर था, ताकतवर था। अब आइए लोधी वंश। लोधी वंश का फर्स्ट अफगान वंश भी नाम है, प्रथम अफगान वंश, क्योंकि द्वितीय अफगान वंश शेरशाह सूरी के सूर वंश को कहेंगे। 1414 से 1451 से 1526 यानी लगभग 75 वर्ष का शासन रहा लोधी वंशों का। अब याद रखिएगा फाउंडेशन जो है, फाउंडर जो है बहलोल लोधी है इस डायनेस्टी का, जो 1491 से 1489 तक रूल करता है। इट मीन्स 39 ईयर्स यानी लॉन्गेस्ट। दिल्ली सल्तनत के 25 सुल्तानों में सबसे लंबा शासन किसका था? बहलोल लोधी का था। बहुत बड़ा शासन था बहलोल लोधी का। ठीक है, अब बहलोल लोधी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब है लास्ट सुल्तान जो है इसका लोधी वंश का भी आखिरी, और पूरे जो दिल्ली सल्तनत है उसका भी आखिरी इब्राहिम लोधी था, जो 1517 में गद्दी पर आया, 1526 में गद्दी से उतर गया। एक्चुअली वो पानीपत के युद्ध में मारा गया और इस तरह से उसकी आखिरी थी जो दिल्ली सल्तनत। तो 25 सुल्तानों में आपने देखा, हमने 5 डायनेस्टी की बात की, सभी डायनेस्टी का ड्यूरेशन बताया, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, फिर हमने बताया सबके फाउंडर कौन है और सभी के फाउंडर का जो है फर्स्ट फेज, उसका जो रूलिंग का टाइम है वो क्या है। उसके बाद हमने जो है ये भी बताया कि लास्ट सुल्तान कौन था, ये भी बता दिया। इन दैट रिस्पेक्ट आपने इस चीज़ को डील कर लिया, तो इस चीज़ को डील कर लिया। याद रखिएगा, आप सभी को कह रहा हूँ मैं,
दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है, प्लस एसबीआई के स्पेशल ऑफिसर, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्पेशल ऑफिसर का लगभग 4000 पोस्ट निकला है, जिसको आज मैंने आपको ओके कर दिया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो दिल्ली पुलिस का जो 50 क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन, 100 में 50 क्वेश्चन किससे रिलेटेड है आप भी समझ रहे हैं, वो रिलेटेड है आपके, वो रिलेटेड है आपके क्या कहते हैं 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन। तो याद रखिएगा 50 क्वेश्चन के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आना है। तो अगर आपके सगे कोई भाई बंधु दोस्त हो तो उनको मतलब आप बताइए, कन्विंस करिए कि सुनील सर की ये क्लास को ज्वाइन कर ले। वैसे मैं दिल्ली पुलिस स्पेशल क्लास हम ला रहे हैं 15 अगस्त के बाद, जो भी मंगलवार है को ला रहे हैं, वो डेट देख के, और आज से मैं उसको बोर्ड बनाना चालू कर दूंगा सोशल साइट पे, और एक बैनर चलता रहेगा 10 दिन के बैनर के बाद हम 21 से, क्योंकि 15 अगस्त के बाद लोग फ्री हो जाएंगे, समय भी बदलेगा। देखिए लाइब्रेरी वगैरह खुलने के चांसेस हो कुछ भी, तो हम ऑफलाइन भी शुरू करेंगे अगर जैसे ही हुआ तो सितंबर में, लेकिन ऑनलाइन दिल्ली पुलिस का हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक नया बैच, न कि सिर्फ दिल्ली पुलिस, अदर के लिए भी होगा, लेकिन उसका पीरियड शॉर्ट होगा, 2.5 महीने का होगा। तो ये चीज़ है। चलिए बात हम आगे बढ़ाएं बेटा। तो हम बात कर रहे थे इनकी, ये हो गया, इसको फ्री करें। मेरे ख्याल से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं कह रहा हूँ इसको ले लीजिए, आपके काम का है, लीजिए। अब इसे मिटा देता हूँ बेटा। अब एक सिंपल एल्सोवर है, दिल्ली सल्तनत, शॉर्ट में हम लोग डीएस से दिल्ली सल्तनत समझेंगे। जब पूछे फाउंडर तो जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। ठीक है, अब पूछ दे दिल्ली सल्तनत एक्चुअल फाउंडर, एक शब्द लगा दिया, वास्तविक संस्थापक, तो जवाब बदल दीजिएगा, क्या दीजिएगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या अल्तमस। इसे इल्तुतमिश या अल्तमस भी कहते हैं, ये हो जाएगा। क्यों ऐसा शब्द आया वास्तविक? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट वर्क फॉर दिल्ली सल्तनत डन बाय इल्तुतमिश because of the administrative system, administration classification, revenue system, currency system, diplomatic relations, and security of this
Delhi Sultanate, and recognition from Khalifa as a sovereign states. All these are done by Iltutmish. That's called actual founder, जो हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे. अब हम गुलाम वंश के सारे सुल्तानों को जो है लिखते हैं और फिर उसके बाद ध्यान से चलिए. ये हो गया आपका. अब आए देखते हैं हम. पहला गुलाम कह दीजिए, स्लेव कह दीजिए, मामलक वंश कह दीजिए. वंश यानी डायनेस्टी बेटा, सब एक ही है. ठीक है. समय 1210, 1206 एडी से 1290 एडी. अब आपसे पूछता है रूलर. रूलर यानी सुल्तान. दस सुल्तानों का जिक्र है. अब पहला उठाते हैं जिसका नाम है कुतुबुद्दीन. ऐबक. मालूम ही है 1206 से, ऐसे दे देते हैं इसको, 24 जून 1206 से 1210 एडी. दूसरे नंबर पे आराम सा 1210 एडी, लगभग मंथ्स, कुछ मंथ्स रहा. तीसरे नंबर पे शमसुद्दीन इल्तुतमिश. और शमसुद्दीन इल्तुतमिश का समय 1211 एडी से 1236 एडी. चौथे नंबर पे आप ले आए रुकनुद्दीन फिरोज. रुकनुद्दीन फिरोज के लिए देखेंगे कब से कब है. फिरोज शाह लगा दीजिएगा. फिरोज शाह ये 1236 मंथ्स, कुछ मंथ्स के लिए. फिर पांचवा आपका जो है रजिया बेगम यानी सुल्ताना. जनरली सुल्ताना भी लगा देते हैं में, तो सुल्तान है तो इसलिए सुल्ताना है. 1236 से 1240. छठे पे आ जाइए तो इसका भाई है मुइजुद्दीन बहराम साहब. मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन लिखता है या हाँ मुइजुद्दीन बहराम साहब. बहराम साहब 1240 से 1283. उसके बाद है अलाउद्दीन मशहूद साहब. जो 1242 से 1240 है. फिर है आपका नासरुद्दीन महमूद.
1246 से 1265 तक रूल करेगा। फिर आएगा गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, जो 1265 से 1286 होगा। कभी कभी 1266 से 1287 दिखाता है, जो गलत है, प्रायोरिटी इसका। फिर है 10वां और आखिरी कैकुबाद या कै खुशरब। खुशरब या खुसरो, ये 1287 से 1290 दिखाया गया है। लास्ट ये है आपका 10। अब जरा ध्यान देना है, इसको गौर फरमाएंगे बेटा। ये देखा जाए तो ये पहला आया, इसका आराम से क्या लेना देना है, तो ध्यान रखिएगा। माना गया है अवैध पुत्र, फिर अब ये कौन है, इल्तुतमिश, तो गुलाम व दामाद। और उसके बाद कौन है, पुत्र। उसके बाद क्या है, भाई। उसको उठा ले यहां से, रुकनुद्दीन, रजिया। ठीक है, ये सभी जो हैं इल्तुतमिश के पुत्र एवं पुत्री। अब ये कौन है, इल्तुतमिश का गुलाम व समधी। ये कौन है, बलबन का पोता, ग्रैंडसन। चलिए, ये भी मैंने लिख दिया कौन किससे रिलेट करता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 आपके सुल्तान हो गए। सबका टाइम हो गया। रिश्ता देखिए, पहला जो है माना गया है अवैध पुत्र है, और खुद ये कौन था, किसका गुलाम था, ये भी जान लेना आपके लिए जरूरी है। तो ये जो शख्स है गोरी का गुलाम है। हो गया, ध्यान में रखना है, इसको ओके करिए। याद रखिएगा, पहला वाला जो है गोरी का गुलाम है। दूसरा जो है आराम सा, ऐसा माना जाता है कि ऐबक का अवैध पुत्र, अवैध पुत्र माना गया, पर रियल में कोई था नहीं। शमसुद्दीन मालूम ही है, गुलाम और दामाद है किसका, ऐबक का। और ये सारे कौन हैं, तो सारे इल्तुतमिश के पुत्र हैं, और एक पुत्री रजिया बेगम। बलबन कौन है, तो इल्तुतमिश का गुलाम और शमधी रहा। और आखिरी वाला कौन है, तो बलबन का पोता, ग्रैंडसन है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।
बेटा ये समझ में आ गई बात, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आइए। गुलाम वंश में जो पहला है उसकी बात करें। कुतुबुद्दीन ऐबक, मालूम ही है आपको, 24 जून 1206 ईडी से 1210 ईडी। अब इसके कितने नाम हैं, ठीक है, नेम और बहुत सारी चीजें। तो हम पहले आपको एक स्टोरी के रूप में ऐबक की स्टोरी डेवलप कर देते हैं, फिर उसकी बातों को प्रोमिनेंसी के साथ लिख लेंगे, ठीक है। गौर से सुनते जाइए। सुनिए, एक इसको मैं जरा साइड कर दूं। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था और गौरी ने ही उसे दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों का सिपह सलार यानी गवर्नर अपॉइंट किया था। 1194 में यह काम किया था और गौरी के मरने के बाद, हत्या हो जाने के बाद, गौरी के जो 3 गुलाम थे, कुबाचा, यल्दोज और ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तीनों में सत्ता संघर्ष छिड़ गया। इस सत्ता संघर्ष में जो कुबाचा है, जो गोर का शासन देखता था, उसने कहा कि चूंकि गोर ही गौरी का केंद्र रहा है, अतः गोर के भीतर ही लाहौर का यल्दोज और दिल्ली का ऐबक भी है, यानी गोर का ही ये एक्सटेंडेड पार्ट है, गोर के एम्पायर का इंडिया एक्सटेंडेड पार्ट है। तो ये दलील देके वो अपनी तरफ खींच रहा था। कुबाचा ने कहा, चूंकि भारतीय क्षेत्र में सबसे पहले लाहौर को उसने हेडक्वार्टर बनाते हुए रूल किया और लाहौर का इंचार्ज हमें यानी यल्दोज को बनाया, अतः हमें गोर से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय क्षेत्र का जो पूरा राज्य है वो हमारे अंदर होगा, ऐबक भी हमारे अंदर होगा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अपनी चाल चलेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह तय किया कि चूंकि उस समय में गवर्नर यानी सिपह सलार अपॉइंट करने का मतलब है कि आपको एक सेल्फ आइडेंटिटी के साथ एक सेल्फ, ठीक है, डिसाइडेड एरिया दिया गया जहां पे आप रूल रेगुलेशन को देखेंगे। तो लाहौर में एक गवर्नर था, गोर में एक गवर्नर था और एक ऐबक खुद दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों का गवर्नर था। और दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से के बंगाल तक, बख्तियार खिलजी तक का क्षेत्र का ये गवर्नर था। तो इसके पास एक बड़ा क्षेत्र है, उपजाऊ भूमि है और उस जमाने का एक बहुत ही ताकतवर ग्लैडिएटर गुलाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम भी है और वो दामाद भी है। तो ऐबक ने क्या किया वो जरा समझिए। ऐबक ने पासा फेंका, चूंकि हमें अलग से गवर्नर अपॉइंट किया इस क्षेत्र का, तो हम यहां के गवर्नर हुए और अब हम एक स्वतंत्र शासन के तौर पे हुए। हमें गोर से कोई लेना देना नहीं है, पर लाहौर मेरे अंदर में आएगा। उसके बाद फलसफा ये हुआ कि अगर हम गोर से ही सब लड़ेंगे तो सब बिखर जाएंगे। तो और गोर यानी कि वेस्टर्न एशिया ऐसे ही डिस्टर्ब रहता है, उस जमाने में तो कुछ और है, आज भी वही हाल है। तो क्यों ना हमें गोर को छोड़ दें और भारतीय क्षेत्र को एक अलग वजह से तैयार करें। बिल्कुल याद रखिएगा, यही वजह रही कि भारतीय क्षेत्र के संदर्भ में देखा जाए
तो हम आगे देखें, यल्दोज और ऐबक आपस में मिल गया और कुबाचा के अगेंस्ट बोला, गोर हमें नहीं चाहिए और तुम्हें भी भारत पे नजर नहीं रखनी चाहिए। इन दोनों ने आपस में अब तय किया कि सत्ता कैसे, तो ध्यान दीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास इल्तुतमिश एक बहुत ही जांबाज, ताकतवर तलवारबाज था, और वो ना ही उसका गुलाम, बिल्कुल दामाद भी था। और ऐबक बहुत पढ़ा लिखा, समझदार, इस्लामिक लॉ का ज्ञाता, कुरानों की बड़ी अच्छी व्याख्या करने वाला और बहुत लोगों को भलाई करने वाला। इसकी पर्सनैलिटी जो थी सोशल मीडिया में या कह लीजिए सोशल में बहुत हाई थी, इसलिए इसे रिकॉग्नाइज करना आसान था। तो ऐबक को जो है चीफ मानते हुए यल्दोज सरेंडर किया, लेकिन रिश्ते अच्छे बने रहे उस ख्याल से ऐबक ने अपनी बहन की शादी यल्दोज के साथ कर दी, यानी यल्दोज को अपना दामाद, सॉरी, बहनोई बना लिया, नहीं, बहनोई जीजा जी बना लिया। और यल्दोज की बेटी की शादी ऐबक से, यानी ऐबक ने यल्दोज की बेटी से शादी कर ली। तो अब यल्दोज ऐबक का रिश्ते में क्या है, एक तो जीजा जी भी है और एक ससुर भी है, ठीक है। तो शादी कर ली, इस तरह से एक अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशंस मैरिज के थ्रू डेवलप किया, और इस तरह से लाहौर का उसने जो है अपना जो अधिकार है छोड़ दिया और माथत रहने की बात कर ली, और ऐबक जो है गद्दी संभाल लिया। लाहौर से लेके पूरा भारत ऐबक के अंदर आ गया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। पृष्ठभूमि समझ में आ गई, जाने दीजिए, अब आगे आइए। गौरी के जो तीन गुलाम होंगे, कुबाचा, यल्दोज और ऐबक, ये तीनों क्या कहलाएंगे, मुइज्जी गुलाम। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी तो मुइज्जी गुलाम। ध्यान दीजिए। अब ऐबक का जो आगे कोई गुलाम होगा, तो ऐबक का नाम क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन, कुतुब। तो ऐबक के गुलामों को एक नाम मिलेगा, कुतुबी गुलाम। कौन से गुलाम, कुतुबी गुलाम। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। क्या कोई था, हाँ, शमशुद्दीन इल्तुतमिश को कुतुबी गुलाम कहा जाता। अब इल्तुतमिश के जो भी गुलाम होंगे, गुलाम गुलामों को रख सकता था, जो भी गुलाम होंगे वह क्या कहलाएगा, तो उसके नाम से। तो देखिए इल्तुतमिश का नाम क्या है, शमशुद्दीन, शम, शम, शमसी गुलाम। तो क्या शमसुद्दीन के भी कोई गुलाम थे, हाँ, बलबन। तो बलबन क्या था, शमशी गुलाम। पर बलबन के आगे गुलाम की परिभाषा नहीं थी। अब आइए, दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठने के बाद सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। किसका, गौरी का, जो मर चुका था। तो गौरी का गुलाम जो गद्दी पर बैठा कौन था, ऐबक। अब ऐबक को गुलामी से मतलब फ्री नहीं किया था गौरी, तो गुलामी के तौर, हालांकि हालांकि उसका मालिक मर चुका है, पर रिवाज की गुलामी के तौर पर वही बैठा। इल्तुतमिश को लीजिए। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, पर गुलामी के समय रहते हुए गद्दी पर नहीं बैठा। एज ए दामाद के हैसियत से देखें गद्दी पर बैठा, गुलाम के हैसियत से नहीं, क्योंकि गुलामी से वो मुक्त किया जा चुका था। ये याद रखिए। अब कहिएगा कैसे, तो समझिए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बहुत गरीब परिवार का था, और उसे एक निशा, निशा ईरान में जगह है, निशा, निशा के एक व्यापारी जलालुद्दीन के पास उसे बेच दिया, और उसने भी किसी को बेच दिया। तो फाइनली जो है बगदाद में निशा के बाजार में, बगदाद नहीं, निशा के बाजार में जो है गौरी ने खरीदा था ऐबक को। तो ये याद रखिए, ऐबक को गौरी ने खरीदा था, ठीक है। ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ खरीदा, बगदाद में जलालुद्दीन नाम के गुलामों के व्यापारी से खरीदा था। 1 लाख जीतल में खरीदा गया था। चलिए, तो ये भी हो गया। अब आइए, ये जो इल्तुतमिश गुलाम है ऐबक का, और ऐबक ऑलरेडी गौरी का, ये सब एट ए टाइम लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन एक युद्ध था, उस युद्ध में खोखर जाति चढ़ गए थे गौरी पर, यानी लड़ाई में। तो गौरी की जान आफत में थी। ऐसे सूरत हालात में इल्तुतमिश ने गौरी की जान बचाई थी। इससे खुश होकर के
गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि तुम्हारा जो गुलाम इल्तुतमिश है काबिल तारीफ है, उसको गुलामी से मुक्ति दे दो। तो अपने आका के कहने पर ऐबक ने अपने गुलाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त कर दिया, गेट फ्री फ्रॉम स्लेवरी। बट उसे अपना दामाद बना लिया। तो गुलामी से मुक्त है और दामाद है। तो गद्दी पर बैठने के समय इल्तुतमिश, याद रखिएगा, गुलाम नहीं है पर दामाद तो रिश्ता है तो है। अब अगला, जो बलबन है गयासुद्दीन बलबन, उसे बसरा, बसरा जगह है बेटा बगदाद के पास इराक में, बसरा के गुलाम के व्यापारी जलालुद्दीन से इल्तुतमिश ने खरीदा था बलबन को 1 लाख जीतल में, जीतल मुद्रा होती थी उसमें खरीदा था। तो बलबन भी था। एक पॉइंट क्लियर हो गया, गुलामों का अंदाज समझ गए। अब आइए, इसके बाद जितने भी इल्तुतमिश के बेटे सुल्तान बने हैं, बेटी रजिया सुल्तान बनी है, बलबन का पोता सुल्तान बना, ये सब फ्री है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। तो कहने के लिए गुलाम कह देते हैं, लेकिन रियल में गुलाम नहीं, मामलक। चलिए, पर वो कोई इशू नहीं। अब अगले पॉइंट पर आइए। आपने देखा जो 4 डायनेस्टी है, मामलक, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये सभी तुर्क मुसलमान है, टर्किश मूल के। जो 5वां डायनेस्टी है, अफगान डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, यानी पठान, पठान डायनेस्टी, ये अफगानिस्तान से थे, ये तुर्क मुसलमान नहीं थे, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए, तो 10 आपने देख लिया, 10 सुल्तान। अब ये सब सुल्तानों के बारे में बात होगी। तो देखिए, सबसे पहले आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक, 24 जून 1206 से 1210 की। अब इसके बारे में सुनिए, पहले सुन लीजिए फिर लिख लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका एक नाम चंद्रदेव आता है, चंद्रदेव, जो उसका तुर्की में जो नाम था उसके हिसाब से चंद्रदेव, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक का अर्थ होता है चंद्रदेव, मून गॉड। एक पॉइंट क्लियर। ये लाखों लोगों को बख्शिश, इनाम दिया करता था, इसलिए इसका नाम है लाख बख्श, लाखों को इनाम देने वाला। याद रखिएगा, दानी है। और ये सवाल खूब आता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आता है, लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये शख्स जो है, बहुत सारे लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहता। जैसे आजकल सोनू सूद हैं, बहुत लगे हुए हैं, अक्षय कुमार अक्सर लगे हुए हैं, अमिताभ बच्चन है, तेंदुलकर है, सब लोग हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट भलाई करते हैं। और हम आप तो करते ही हैं, और हम आप नहीं भी करते हैं तो इनडायरेक्टली करते हैं, जो टैक्स चुकाते हैं, हमारे आपके माता पिता, हम ये सब टैक्स चुकाते हैं तो करते ही हैं, तो सब करते हैं, लेकिन कहने का मतलब थोड़ा आउटस्टैंडिंग। तो सभी की भलाई करता। तो उन्हें इतिहासकार ने एक नाम दिया ऐबक को, फिर हातिम ताई सेकंड, द्वितीय। हातिम ताई अरबी दुनिया में एक ऐसे महापुरुष के रूप में जाने जाते, किंवदंतियों में, जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और सभी को कष्ट से, दुखों से निवारण करते थे, जैसे छोटा भीम। समझ में आई बात? तो ये चीजें, जैसे ऐसे बहुत सारे हुए जो कष्ट का निवारण करते हैं, जैसे हमारे सिद्धि विनायक गणेश जी। लेकिन कहने का तात्पर्य है, बिल्कुल जो रिंग ऑफ लॉर्ड्स में देखा वो बुढ़ा है, वैसे ही ये हातिम ताई का कॉन्सेप्ट है, जो अरबी दुनिया का एक ऐसा मतलब माकूल इंसान है, जो रहबर सबके साथ है। तो ये हातिम ताई द्वितीय इसका नाम हुआ। ये शख्स कुरानों की बड़ी अच्छी व्याख्या करता था, इसलिए इसका एक नाम है कुरानाख्या। कुरानाख्या, कुरानों की आख्यान, व्याख्या करे, एक्सप्लेनेशन, गुड एक्सप्लेनर ऑफ कुरान शरीफ। ये, और मैंने कहा है इस्लामिक लॉ का ज्ञाता था, तो कर ही सकता है अच्छा सा एक्सप्लेन। ये चीजें, ये इसके नाम है। अब आइए, ये गद्दी पर बैठा तो स्वतंत्र शासक तो था, लेकिन गुलामी के तौर पे ही था। तो इसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। उपाधि क्या ली? मलिक। मलिक यानी गुलाम का एक परिभाषा। तो मलिक की उपाधि से कौन शासन किया? ऐबक। किस सुल्तान ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली? ऐबक। दो क्लियर हो गए। ऐबक कहां से शासन किया? उसकी राजधानी पूरे 1206 से 1200 कहां थी? लाहौर। ऐबक की राजधानी कहां? लाहौर। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे।
पॉइंट क्लियर? अब आइए, अब ऐबक के कोई संतान नहीं था, ये ध्यान में रखिएगा, पुरुष संतान यानी कि बेटा नहीं था, ये याद रखिएगा, बेटा नहीं था। चलिए, अब ऐबक के लिए आता है उसके निर्माण कार्य। तो निर्माण कार्य पे नजर डालिए। अजमेर जो है आज राजस्थान में, वहां जो चौहानों को पराजित करके गद्दी संभाला गौरी ने, तो वहां पर राजा अर्नोराज ने अजमेर को बसाया था, अजमेर का किला बनाया था, और राजा विग्रहराज ने वहां पर एक मां सरस्वती का मंदिर बनाया था, मां सरस्वती का मंदिर, ध्यान दें। और वो जो मंदिर था वो एक विद्यालय भी था, क्योंकि मंदिर के साथ विद्यालय हुआ करते थे, तो विद्यालय था। उस इमारत को ऐबक ने तोड़कर उसी रिकेज मलबे से, उसी सामग्री से उसे मंदिर का शेप देके, यानी मंदिर सॉरी मंदिर को तोड़ के उसे मस्जिद का शेप देकर मस्जिद बना दिया। और चूंकि 2.5 दिन में, 2.5 days में ये कंप्लीटमेंट हुआ, तो इसे नाम दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या नाम दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा, इसी को कहते हैं। तो याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कितने दिनों में? तो कहते हैं 2.5 दिन। क्या कॉन्सेप्ट है कि पृथ्वी पर हम कुछ चंद दिनों के लिए आए हैं जी, फिर चले जाएंगे, तो एक झोपड़ी की तरह है, यहां महल बनाने की क्या जरूरत है? आत्मा परमात्मा वाली कॉन्सेप्ट। और 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? विग्रहराज, चौहान वंश के राजा विग्रहराज के द्वारा बनाया गया वह एक विद्या का मंदिर, यानी एक विद्यालय था, और सटे मंदिर भी था। पॉइंट क्लियर? तो ये निर्माण कर रहा। अब आइए, और क्या किया? दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया और इसकी पहली मंजिल तैयार की। द फर्स्ट स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन। अब सवाल है, थोड़ा यही जान लेना चाहिए, कुतुब मीनार जो है बेटा, ध्यान देंगे, कुतुब मीनार वह मूल रूप से इस उंगली की तरह 1 2 3 खाने हैं ना, 3 मंजिली इमारत थी। पहली मंजिल का निर्माण ऐबक ने किया। 1208 में निर्माण शुरू किया, 1210 में मृत्यु हो गई, तो 2 साल में प्लिंथ डाल के वो पहली मंजिल का निर्माण कर दिया। चलिए, अब आइए, गौर फरमाइए। अब ये उसको कंप्लीट किसने किया? बाकी के 2 तो कंप्लीटेड बाय हिज दामाद नेक्स्ट सुल्तान, सुल्तान इल्तुतमिश ने किया। पॉइंट क्लियर? 2 क्वेश्चन बन गए कुतुब मीनार से जुड़े। अब है ये कुतुब मीनार जो है वह किसके नाम पर है? तो इल्तुतमिश का एक आध्यात्मिक सूफी संत गुरु थे, स्पिरिचुअल गुरु, जो एक सूफी सेंट थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। काकी शब्द का अर्थ है रोटी बांटने वाला, रोटी लोगों को खिलाते थे, गरीबों को। हमारे साईं बाबा रोटी बांटते। हमारे इंदौर में भारत का पहला रोटी बैंक खुला, और आज जगह जगह गायों के लिए रोटी इकट्ठा किया जाता है, गरीब लोगों के खाने के लिए। 5 स्टार से कहीं भी फंक्शन हुआ है तो जो खाना बचते हैं उसको तुरंत कैरी करके गरीब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा प्रयास है, होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग ये पुरानी चीज़ें करते हैं, खाना खाने के समय थोड़े थोड़े हर चावल दाल गेहूँ सब्जी भाजी जो भी है निकाल के रख देते हैं, समर्पित कर देते हैं, पानी भी देते हैं कि ये पंचतत्व के जो जीव है वो सब खाएंगे, लेकिन उसको जगह तक पहुंचाते नहीं है जहाँ चींटी है, जहाँ कोई जानवर है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई गाय है, चूहा है, वहां तक पहुंचा दीजिए। पहुंचाना छोड़ देते, बस वो करते हैं लेकिन उसको एक्टिवेट एक्चुअली नहीं करते। बुद्धि लेते हैं पर उसका उपयोग नहीं करते, ये चीज है। अब आइए, तो उनके नाम से इल्तुतमिश ने नाम रखा कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत थे, चिश्ती संप्रदाय से थे। महरौली के इसी कुतुब मीनार के पास उनकी मजार है, और ये इल्तुतमिश के आध्यात्मिक गुरु थे। सारी बात हो गई। चलिए, आज भी उनके यहाँ जो फूल वालों की सैर होती है, तो उनके यहाँ फूलों का चादर चढ़ता है, और फूलों का पंखा योग माया मंदिर छतरपुर में चढ़ता है, जो अक्टूबर में 1 वीक के लिए फेस्टिवल होता है फूल वालों की सैर।
हर साल होता है 1812 से, तो ध्यान में रखिएगा। अब आइए, अब क्या होता है जब अगला एक सुल्तान है जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक है, उसके समय में कुतुब मीनार जो है भूकंप में थोड़ा डैमेज हो गया, तो उसका रिपेयर करवा दिया। फिरोज तुगलक ने क्या करा दिया? रिपेयर, मरम्मत। तो उसका भी नाम इसमें जुड़ गया मरम्मत को लेकर के। फिर सिकंदर लोधी के समय में बिजली गिरी, जो नेचुरल बिजली होती है ना, थंडर, वो गिरा। बिजली गिरने से तीसरी मंजिल काफी डैमेज हो गई। तब सिकंदर लोधी ने तीसरी मंजिल को तोड़ दिया, थर्ड स्टोरी जो था, तीसरी मंजिल को तोड़ दिया और वहां पर तीन छोटी छोटी बना दिया। तो बच गए दो, और तीन, इसको एक को तीन छोटी छोटी बना दिया। तो तीन जो छोटा छोटा बनाया, तो तीन और दो कितना हो गए? पांच। आज जाइएगा तो तीन मंजिल नहीं, पांच मंजिल दिखाई देगा। और सुनिए, और कहीं गूगल ऊपर पे जाके देख लीजिए। अब सुनिए, संगमरमर का भी थोड़ा प्रयोग ऊपर के मंजिल पर सिकंदर लोधी ने, सिकंदर लोधी संगमरमर नहीं। तो याद रखिए, तो ये काम किया, ठीक है। अब आइए, तो ऐसे याद रखें, कुतुब मीनार से कितने सुल्तान जुड़े हुए हैं? ऐबक पहली मंजिल, कंप्लीटमेंट इल्तुतमिश, फिरोज मरम्मत, सिकंदर पुनर्निर्माण। देखा आपने, चार। पांचवा कौन? नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सूफी संत का नाम है। तो देखा, ऐसे समझना है, ध्यान में रखने की जरूरत है। सवाल पूछता है, 71.5, 71.5 मीटर हाइट है इसकी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, 71.5 मीटर हाइट। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, देखते हैं क्या बात है। अब अगले पॉइंट पर तो एक तो ये काम किया, और क्या काम किया? तो क्या किया, मेहरौली में ही एक मस्जिद का निर्माण किया ऐबक ने। मेहरौली के इस मस्जिद को संदर्भ में लीजिए। मेहरौली का ये मस्जिद जो है, इसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहते हैं। भारत का सबसे पुराना मस्जिद, जहां आज भी नमाज अता की जाती है, फ्राइडे टू फ्राइडे होता है, तो वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जो मेहरौली के कुतुब मीनार के पास ही है, उसके मेरे ख्याल से पश्चिम में पड़ेगा। अब आइए, इस मस्जिद का निर्माण वहां पे जो जैन धर्म से जुड़े मंदिर थे उस पर किया गया। तो जैन धर्म का वहां मंदिर देखिएगा, आज भी सब कुछ एज इट इज, ईंट पत्थर जो भी है सब देख लीजिएगा। हनुमान जी दिखेंगे, मां सरस्वती दिखेंगे, जैन तीर्थकर महावीर स्वामी, ऋषभ देव सब दिखेंगे, कमल का फूल सब दिखेंगे। तो यह हकीकत। तो चलिए, ये भी बात, तो कुल मिला के अब ये भी आपके सामने में आ गया कि इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया, जो सबसे पुराना मस्जिद है भारत में। कुतुब मीनार की पहली मंजिल तैयार किया, तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया थी। तो ये तीन चीजें उसका निर्माण कार्य है, ऐसे समझिएगा। राजधानी कहाँ, इसके खुद के कितने नियम हैं? अब आइए, ये शख्स एक खास खेल का शौकीन था, ये स्पोर्ट्स मैन था, स्पोर्ट्स पर्सन था। कौन सा खेल खेलता? तो उसके जमाने के शब्द कहें तो हम कहेंगे चौगान खेलता था। चौगान को आज इंग्लिश में पोलो कहते हैं। और चौगान का जन्म ईरान, ईरान से हुआ, फारस से। पोलो खेलता। पोलो कैसे खेला जाता है आप भी जानते हैं। छोटे किस्म के घोड़े, जिसको पौनी हॉर्स कहते हैं, पौनी मतलब छोटा, बौना। तो छोटे किस्म के घोड़े पौनी किस्म के हॉर्स पर बैठ करके हॉकी स्टिक टाइप की एक लकड़ी से खेला जाता है गेंद। तो गेंद को मारा जाता है, इसको कहते हैं पोलो। पोलो यानी कि चौगान। ये चौगान का खिलाड़ी था, लेकिन कहते हैं कि लाहौर में चौगान खेल रहा था, उस वक्त घोड़े से गिर गया, और घोड़े से गिरकर देन एंड देयर विद इन आवर वहीं डेथ कर गया। कहाँ? खेल के मैदान। कहाँ? लाहौर में। कैसे? घोड़े से गिरकर। क्या कर रहा था? चौगान खेल रहा था। कैसे बोलता? तुरंत, सडन। अब आइए, 5 क्वेश्चन बन गए। सडन डेथ किसका हुआ? यही है। घोड़े से गिरकर कौन मरा? यही है। खेल के मैदान में कौन मरा? यही है। पोलो खेलते हुए कौन मरा? यही है। चौगान खेलते हुए कौन मरा? यही है। चौगान खेल किसका प्रिय था? कौन सा सुल्तान? ऐबक। कहाँ मरा? लाहौर में। सारी बात तो हो गई। तो ऐसे 20,000 क्वेश्चन वाले गाइडलाइन में 20 क्वेश्चन बना दे, बोले ये लो 20,000 क्वेश्चन। क्या करना, कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो क्लियर हो गई पॉइंट, तो ये याद रखना। तो इस तरह से डेथ कर गया। पॉइंट क्लियर, ध्यान रखना।
तो ऐबक के मर जाने के बाद ये तय हुआ कि अब इसका कौन बनेगा, बेटा है या नहीं। कुछ लोग षड्यंत्र करके आराम शाह को ये डिक्लेयर करने की कोशिश की कि इसका बेटा है, फलाने से रिश्ते थे उसका ये बेटा। क्योंकि इस्लाम में एक कानून ये था कि बेटा जो है शासक बनेगा, बेटा नहीं तो दामाद बनेगा, और दामाद नहीं तो जो सर्वप्रिय गुलाम है वो बनेगा। ये रूल था, आप ध्यान दें। तो इसको बेटा बना के कुछ लोग षड्यंत्र करके बैठा दिए कि अपनी हुकूमत इसके थ्रू चलाएंगे। इन बहुत जल्दी पता चल गया कि ना, ये इसका बेटा नहीं है, ये धोखा हो गया है। तो तुरंत जो मुल्ला मौलवी बड़े गणमान्य अमीर लोग थे, उन लोगों ने तुरंत जो है इसे निरस्त किया और कहा कि चूंकि उसका बेटा है नहीं तो हक जाता है दामाद पे, और इल्तुतमिश दामाद है, और दामाद नहीं तो गुलाम, तो ये तो गुलाम भी है दामाद भी है और सब वो प्रिय था। तो क्यों ना इसे बुलाया जाए। सभी लोग मिलकर के, अमीर यानी रूलर क्लास लोग मिल करके इल्तुतमिश को निमंत्रण दिया कि आप आइए, आप अपनी सत्ता लीजिए। ये कहाँ था? बदायूं, यूपी में है ना एक डिस्ट्रिक्ट बदायूं। तो बदायूं का गवर्नर था, ऐसे गवर्नर नहीं कहकर सिपसलार या सेनापति कुछ भी कह लीजिए, इक़्तिदार था, बदायूं क्षेत्र उसके पास था। वो आया, फिर शासन लिया, संभाला। तो 1211 में ये गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा। अब तक देखा आपने ऐबक की सारी बातें। हॉट क्वेश्चन आता है ऐबक से, फाउंडर है इसलिए ही नहीं, इसके पास क्वेश्चन ही अच्छे अच्छे हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा इन शॉर्टली, ज्यादा नहीं, अब इसका नाम क्या है? ऐबक का मतलब क्या हो गया? चंद्रदेव। नहीं, इसके और नाम क्या थे बेटा? कुरानाख्या, जो कुरानों की बड़ी अच्छी व्याख्या करे। हातिम ताई सेकेंड, ये भी एक नाम था। तीसरा क्या था बेटा? लाख बख्श, ये भी था। अब टाइटल क्या था बेटा? तो मलिक। सुल्तान का टाइटल इसने नहीं लिया, कट कर दिया। और सवाल है कैपिटल कहां था? लाहौर। कौन सी नदी के किनारे होता है? तो रावी नदी के किनारे। ये मतलब हुआ बेटा। अब है कुरानों की बड़ी अच्छी व्याख्या करता, सभी लोगों की भलाई करता, लाख बख्श, लाखों लोगों को दान देता, ठीक है, ये चीजें याद रखना है। ये कुरानाख्या, कुरानों की व्याख्या, ये सब तो समझ रहे हैं, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। ये हो, ये सब पूछा हुआ सवाल है। कैपिटल पूछा हुआ सवाल है। मलिक की उपाधि से शासन किया, सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं किया। और ये क्या कहलाता है? फाउंडर, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। डीएस का मतलब दिल्ली सल्तनत समझा जाए, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आइए बेटा, इसका स्पोर्ट्समैन क्या खेलता था? चौगान यानी पोलो, पोलो खेलता था, यही ना। अब आई कंस्ट्रक्शन वर्क पे ध्यान दीजिए। तो हम 3 चीजों पर क्या देंगे बेटा? 2.5 दिन का झोपड़ा, क्या है ये? मस्जिद है। कहाँ है बेटा? अजमेर राजस्थान में। किसने बनाया? ऐबक ने बनाया। और बेटा ये तो मालूम है ना, ये पहले क्या था? विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय। जिसे विग्रह राज ने बनाया था। दूसरा वर्ग क्या है? आपको मालूम है, कुव्वतुल
इस्लाम इंस्टीट्यूट एट मेहरौली ओल्डेस्ट है। भारत में सबसे पुराना मस्जिद। तीसरा क्या बनाया बेटा? फर्स्ट स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार 1208 से 1210 के बीच में बना। तो ये भी क्लियर हुआ आपका। अब कुतुब मीनार में कौन कौन जुड़े थे यहीं पे लिख लेना उचित है। ये मिटाओ बेटा, ऊपर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब जो कुतुब मीनार है completed by इल्तुतमिश, 3 स्टोरीज। याद रखना। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बना बेटा? repaired by रोज शाह तुगलक, rebuilt by सिकंदर लोधी। ये जो रिपेयर किया किस चीज से बेटा? याद रखिएगा, भूकंप से। कारण क्या था? अर्थक्वेक। और ये क्या किया था? बिजली गिरी थी, नहीं? यानी आसमानी बिजली। अब क्या हुआ? 3 - 1 = 2 + 3 = 5। अब कितनी स्टोरीज बना दिया? याद रखिए, 3 स्टोरीज था, -1 कर दिया ऊपर वाला, तो बच गया 2 स्टोरीज। तो 2 स्टोरीज बच गया, +3 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 मंजिला हो गया। एंड यूज्ड मार्बल। ये तो 3 काम किया। अब है नाम, नेम्ड ऑन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी सेंट एट मेहरौली his मज़ार स्पिरिचुअल गुरु ऑफ इल्तुतमिश। तो ये इल्तुतमिश का क्या था बेटा? स्पिरिचुअल गुरु था। एंड फाइनली अगला जो पॉइंट बनता है उस पर ध्यान देंगे। डेथ कैसे हुआ? फेल डाउन फ्रॉम हॉर्स एंड सडन
यूरिन, प्लेइंग पोलो सो कॉल्ड चौगान, इन प्लेग्राउंड एट लाहौर। सारी बात हो गई ना बेटा। चौगान खेल रहा था, प्लेग्राउंड में डेथ हुआ, घोड़े से गिरकर हुआ, देन एंड देयर हो गया, लाहौर में हुआ, और उसकी समाधि भी लाहौर में है। ठीक है, ध्यान रखिए। गौर फरमाएंगे, 3 बातें बता रहा हूं। पाकिस्तान ने अपने बहुत सारे मिसाइल का नाम गजनी रखा है, गौरी रखा है, बाबर रखा है। देखा, गजनी ने भारत पर आक्रमण किया 17 बार, महमूद गजनवी, याद करिए। गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, सत्ता भी स्थापित किया। बाबर ने भी भारत पर आक्रमण किया, सत्ता स्थापित किया, मुगल। ये तीनों आक्रमण करने वाले और सत्ता स्थापित किए या फिर धन लेके गए। पर बाबर के खानदान तो यहीं पे सत्ता संभाले और यहां मिलजुल कर शासन किए। उनमें से किसी का नाम नहीं रखा है अपने मिसाइल का नाम, पर जो यहां सत्ता संभाला आया अपने वजूद को दिखाता है कि आई एम द सुपीरियर, वैसा नाम रखा है। फिर भी हम नहीं चेतेंगे तो क्या चेतेंगे, समझिए। फिर भी हम कहते दोस्ती कर लेंगे, कर तो लेंगे, लेकिन ये होने नहीं देगा, रहने नहीं देगा, सतर्क रहना। तो ये चीज है, ठीक है ना। तो अगर यही मान लें कि दुश्मन ही सही, तो कम से कम अपने अवेयर और सतर्क तो रहेंगे। पर पता चला घात लगा के कुछ भी कर सकता है। तो देखिए, ऐसे से नाम रखा है। गौरी के गुलामों के नाम पर किसी ने नाम नहीं रखा है, पर गौरी पे नाम रखा है। यही सोच है। चलिए, बाय द वे यहां तक आ गए। एबक की बात फिनिश्ड। एबक से जितने क्वेश्चन है अब आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार चांट कर देता हूं, ठीक है। मैं एक बार चांट कर देता हूं, गौर से सुनिएगा। गौरी का गुलाम गुलामी में रहते हुए ही गद्दी पर बैठा, मलिक की उपाधि से शासन किया, सुल्तान की उपाधि कभी नहीं रखा। इसकी राजधानी रावी तटी नदी तट कहाँ, लाहौर थे। और ध्यान देंगे, ये जो शख्स है इसके नाम का अर्थ चंद्रदेव है। ये कुरानख्या हातिम ताई द्वितीय लाख बख्श कहलाता है। अब आइए, ऐबक जो है का निर्माणकार 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। दूसरा हमने क्या कहा, क्या कहते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद महरौली में। तीसरा कुतुब मीनार का नींव रखी और पहली मंजिल तैयार किया, ठीक है ना। घोड़े से गिरकर मौत हुई जब वो पोलो खेल रहा था, चौगान। तो सारी बातें इसकी आ गई, और जो एडिशनल बताया वो तो है ही। तो मैं आपको बताऊं कि यहीं पर इसको एंड करिए। ऐबक फिनिश। आराम शाह का तो बात समझ ही गए। आराम शाह कैसे आया, तो आराम शाह को नहीं पढ़ना है, इल्तुतमिश को जरूर पढ़ना है। तो इल्तुतमिश अभी शुरू भी कर देंगे तो निपटने वाला नहीं है, अधूरा रह जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो ये याद रखिएगा, कल हम लोग इल्तुतमिश से लेके ये पूरे डायनेस्टीज कल खत्म हो जाएंगे। पूरे डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश कल खत्म हो जाएगा। परसों जो है खलजी और तुगलक हो जाएगा, 3-4 दिन लग जाएगा। लेकिन वेडनेसडे का हिस्ट्री लेंगे, थर्सडे फ्राइडे बेटा एज इट इज़ हम क्या कहते हैं पॉलिटी लेंगे। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ था इसलिए। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है, कल। थैंक यू वेरी मच।